गुरुवर प्रणाम। मैं संजय कुमार। गुरुवर एक बहुत योग्य गुरु ने आज एक वीडियो का क्लिप भेजा कि सर इस वीडियो को बहुत लाइक मिला हुआ है और इसका पहला क्वेश्चन का आंसर देख के मैं कंफ्यूज हो गई। ये पढ़ा रहे हैं और न्यूपा का बता रहे हैं कि मुख्यालय कहाँ है, तो राजस्थान बता रहे हैं। तो गुरुवर कभी भी किसी के दूसरे के वीडियो को मेरे पास ना भेजें। कंपटीशन की दुनिया है और मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कि इस चैनल पे मैं कभी किसी की निंदा न किया हूँ न करूँगा। इसलिए उसका बेस्ट उपाय है कि आपने कहा कि हाँ, मैंने आपको पढ़ाया था जब न्यूपा के बारे में, तो बता दिया था कि दिल्ली में मुख्यालय है, एनसीईआरटी के पास ही है, नोट्स भी उसके मिल गए हैं। और ऐसे प्रश्नों को आप बहुत सहजता से, जैसे मैं अभी कर देता हूँ कि कुछ नहीं करना है, गूगल का ज़माना है, गूगल बाबा के शरण में आप चले जाइए और गूगल बाबा आपको सब कुछ बता देंगे। मेरे भी किसी चीज़ को वेरीफाई कीजिए। जैसे एक फ्री वाले मॉक टेस्ट में आज 2 क्वेश्चंस का आंसर गलत था, मेरे तरफ से जो दिया गया था। वो क्लर्कियल मिस्टेक होगा, ह्यूमन मिस्टेक होगा, लेकिन पढ़ाने के स्टेज पे होता क्या है कि अनुभव की कमी के चलते लोग ऐसी गलतियां करते हैं। पढ़ाने के स्टेज पे हम लोग कभी नहीं, पढ़ाने के बाद खुद मैं बिना पढ़े हुए किसी भी क्लास में नहीं आता हूँ और आने के बाद मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ भी ऐसा ना हो, बिना होमवर्क के कोई काम ना हो। और प्रॉपर होमवर्क, लाख मैं बार बार पढ़ाऊँगा लेकिन होमवर्क करके ही मैं पढ़ाऊँगा, बिना होमवर्क करके नहीं। तो उनका 2 बात कहना था कि न्यूपा का पूरा फुल फॉर्म भी नहीं बता रहे थे। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग मैं बता चुका हूँ कि ये डीम्ड यूनिवर्सिटी है। बहुत बड़ा भारतीय शिक्षा व्यवस्था का ये बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जहाँ आप देख रहे हैं कि क्या क्या होता है यहाँ। एमफिल, पीएचडी सारी चीज़ों की पढ़ाई, और बहुत ही बेहतरीन इंस्टीट्यूट है, जितनी इसकी तारीफ़ की जाए कम है। और इसके होम पे आ जाइए, होम पे आके आप देख सकते हैं कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ है, पूरा डिटेल दिया हुआ है कि नीपा डीम्ड यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश बाय मिनिस्ट्री अगस्त 2000, सेंट्रल यूनिवर्सिटी फाइनली मेंटेन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इतना 4 ईयर इट वाज टेकन प्लानिंग। और इसका ऑफिस का एड्रेस भी होना चाहिए, कॉन्टैक्ट में देख लीजिएगा। कैंपस में आप देख लेंगे, ये कैंपस की तस्वीर है और कैंपस देखिए, हाँ आ ही गया, श्री अरविंदो मार्ग, एनसीईआरटी कैंपस, न्यू दिल्ली। तो दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और आगे से मैं इंटरटेन नहीं करूँगा, चूँकि किसी ने भेज दिया, उन्हें ये था कि इतने लोग लाइक्स हैं, ये है, तो मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं अपने क्लास के अलावा किसी चीज़ पे बात करूं। हाँ, हमारे क्लास में कमी है, 100 बार आप उस पर चर्चा करें, डिस्कशन करें, बहुत विस्तार से करूंगा बहुत जल्दी। अब क्लास लगभग समाप्ति पे है, तो जैसे ही ये क्लास ओवर होगा तो पूरा समय हमें उसी पे देना है, जहाँ से मैं आपको अच्छी तरह से पूरा डिस्कशन कराऊंगा। मैराथन बल्कि कराने जा रहा हूँ। मैराथन मतलब लगातार क्लासें होंगी और पूरा जब कंधे पे दायित्व लिया हूँ तो ढंग से उसको कराऊंगा। ये तय है कि क्वेश्चंस मैं मैक्सिमम खुद बनाता हूँ और बिल्कुल ताज़ा है, बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। इसको ज़रूर बनाएं। कुछ लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और फिर मुझे गर्व है कि ज़रूर मैं 1 to 10 में हमारे लोग होंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। बहुत लोग कहते हैं कि क्लास मत दीजिए, थोड़ा ऑब्जेक्टिव बढ़ा दीजिए।
MCQ। क्लास अगर मैं नहीं दूंगा तो दो बातें याद रखिए, ये जो बीएड वाले हैं इन्होंने इस सिलेबस को देखा भी नहीं है। ये सिलेबस 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ है, आप में से सब उससे पहले बीएड कर चुके हैं। और दूसरी बात है कि इस पे सबसे पहले हम ही लोग किताब निकाले थे। इसके कुछ टॉपिक पे क्लास आप देखिएगा, बहुत वर्ल्ड फेम का सिलेबस है बीएड का, कुछ चैप्टर का, खासकर यूनिट 10 देखिएगा, क्या क्लास का सिलेबस है। इसको मुझे नहीं लगता है कि प्रॉपर बीएड कॉलेज में इस पे क्लास हुई होगी या कोई पुस्तक में इसको ढंग से रखा गया है। हम लोगों ने भी पुस्तक में ढंग से नहीं रखा है, क्योंकि उस समय जल्दी में किया था, हो गया था। अभी मैं देख रहा हूँ उस पर जो मैं रिसर्च किया हूँ, अद्भुत है। वो विश्व के किसी भी बीएड कॉलेज के सिलेबस के टक्कर का है, जितना खूबसूरत कुछ टॉपिक हैं उसके। इसलिए क्लास जानिएगा तो एक फ़ायदा होगा कि आप बहुत नज़दीक आंसर के रहेंगे। चूँकि पूरी चीज़ों को मैं देखता हूँ क्लास में, जैसे आज मैं बहुत अच्छा लगा कि एक दो शिक्षक शिक्षिकाओं ने सवाल उठाया। एक इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक था 7 नंबर में, रामबाण सीरीज 7 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब वो बनाने में फ्रेमिंग में गलती हुई है। क्या हुई है कि किस क्वेश्चन नंबर 25, किस शिक्षाविद का मानना था कि सत्य सापेक्ष नहीं निरपेक्ष होता है। ये मूलतः जॉन डीवी का कॉन्सेप्ट है। तो जॉन डीवी ने कहा था कि सत्य कभी भी शाश्वत नहीं होता। इसका मतलब है कि सत्य सदैव सापेक्ष होगा। गांधी की तरह सत्य को निरपेक्ष मानने वाले वो नहीं थे, वो नहीं कहते थे कि सत्य ही ईश्वर है। तो जॉन डीवी का एक कंसेप्ट था, इसके क्वेश्चन के फ्रेमिंग में गलती हुई और आप लोगों ने सवाल उठाया, तो मुझे लगा ये उसी का योगदान है कि जॉन डीवी को आपने ठीक से पढ़ा है। आपने रेफरेंस भी दिया कि इस क्लास में सर ने ये बताया, बिल्कुल सही बताया। तो जब तक आप टॉपिक को ना समझेंगे, एक एक चीज़ को तोड़ के पढ़ाया हूँ, को रिलेट करके पढ़ाया हूँ, और बार बार मैं ये कहा हूँ कि भाई ये ध्यान रखिए कि कंपटीशन है। और इसमें क्या है कि क्वेश्चंस इतनी सिमिलरिटीज़ है डीएलएड और बीएड में कि बहुत मुश्किल हो जाएगा एक लेवल पे सिलेबस को कैटर करना। ये मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हेडमास्टर के लिए कि कुछ क्वेश्चंस मैं कथन कारण से भी उठा के दूँ, जो यूपीएससी या बीपीएससी की परंपरा रही है कि बहुत ज़्यादा अगर डेविएशन होगा विकल्प के अलावा तो उस स्टाइल के भी क्वेश्चन की कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा। तो सब कुछ दिमाग में है। तो इसमें देखें 7 नंबर में कोई खास किसी को दिक्कत नहीं हुई है। महान यूनानी दार्शनिक प्लेटो के गुरु सुकरात थे और उनके शिष्य कौन थे? तो प्लेटो का एकमात्र शिष्य अरस्तु था। हिंदी वाले अरस्तु लिखते हैं, मैं भी अरस्तु लिखता हूँ, लेकिन सही माने में अरस्तु होगा और वो बिल्कुल हिंदी शब्द है। वो बोलते हैं दुनिया में सारे लोग एरिस्टोटल। दूसरा, किसने कहा था शिक्षा हुआ है जो दूसरे को सिखाया जाना चाहिए? ये किसका कहा हुआ है? तो प्लेटो का है। प्लेटो ने यहाँ तक कहा था कि एजुकेशन को उस ज़माने में सोशल जस्टिस से जोड़ दिया था। तो ऐसे यूनानी स्कूल नहीं है। खैर, इस पर विस्तार से क्लास में बात होगी। प्लेटो के समय शिक्षा की शैली मौखिक ही थी। यूनान के पहला शिक्षा एकेडमी बिल्कुल प्लेटो ने 387 समान काल में शुरू किया था। किसने कहा था व्यक्तिगत न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति की पूर्ण क्षमता? बिल्कुल प्लेटो चल रहा है। तो लगता है कि सीधा प्लेटो जाता जा रहा है। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द रिपब्लिक प्लेटो का है। ठीक है, 9 का क ठीक है, 10 का ख ठीक है, 11 का क ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 12 का ग। रूसो की कौन सी कृति शिक्षा जगत के लिए अनमोल है? बिल्कुल एमिल। किसने कहा था प्रत्येक वस्तु जो प्राकृतिक है अच्छी है परंतु मनुष्य के हाथों खराब होती है? बच्चा आप लोग जान चुके हैं कि रूसो कहा था। और शिक्षा के उद्देश्य के बारे में रूसो ने क्या कहा था? घ बिल्कुल सही है, 15 का क बिल्कुल सही है, 16 का क बिल्कुल सही है, 17 का घ बिल्कुल सही है, 18 का ग बिल्कुल सही है कि किसने कहा था मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है और उसके बाद जंजीरों में बना होता है। मज़ेदार बात ये याद है
कि जब से कंपटीशन की दुनिया है, इवन सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, एक बार नटवर सिंह की एक किताब है जो एक्स विदेश मंत्री भी रहे हैं और आईएफएस थे, तो नटवर सिंह की उस जीवनी में मैंने पढ़ा था 10 साल पहले कि वो लिखते हैं कि यूपीएससी के इंटरव्यू में उनसे यही पूछा था कि ये कथन किसका है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा लेता है लेकिन जीवन भर जंजीरों में बंधा रहता है। यूपीएससी में इंटरव्यू में पूछा। मेरी नज़रों में मैं 30 साल से क्वेश्चन सॉल्व करता रहा हूँ, देखता रहा हूँ, शायद 30 साल में मेरा पाला 20 परीक्षाओं से पड़ा होगा जहाँ ये स्टेटमेंट होता है। यूपीएससी में भी होता है, एथिक्स में भी होता है, आप में भी होता है। इतना ये पॉपुलर स्टेटमेंट है। खैर ये परीक्षा में पूछेगा नहीं या पूछ भी सकता है, मैं तो सेटर नहीं हूँ। ठीक है, मनुष्य प्रकृति की ओर लौटो तभी तेरा कल्याण होगा, बिल्कुल रूसो है। 21 बिल्कुल ठीक है, रूसो है, सब रूसो ही चल रहा है, तो बड़ा आराम से आपको बना लेते हैं। अब जब मिक्सर वाला क्वेश्चन आएगा तब देखूंगा कि कितना आप पढ़े हैं। अब जॉन डीवी शुरू हो गए, तो जॉन डीवी की शिक्षा लोकतंत्र सबसे फेमस है, तर्कशास्त्र शिक्षा व अनुभव। शिक्षा से दो का लगाव है, शिक्षा और लोकतंत्र और शिक्षा और अनुभव। 24 ठीक है, जॉन डीवी चल रहे हैं। 25 में स्ट्रक्चर गलती थी कि शिक्षाविद का मानना था कि सत्य सापेक्ष नहीं निरपेक्ष होता है, ये होगा। किस शिक्षाविद का मानना था कि सत्य सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं, ये कर लीजिए। या सत्य शाश्वत नहीं होता है, दोनों बात एक ही है। 26 ठीक है, डीवी चल रहा है। 27 बिल्कुल बाल केंद्रित। 28 फिर डीवी ही चल रहा है, शिकागो प्रोग्रेसिव स्कूल के थे। 29 डीवी ही चल रहा है। 30 चूँकि मैं चाहा कि कुछ भी छूटे नहीं, आपको याद रहे जीवन भर, तो ये चीज़ें देख सकते हैं। तो मेरे राइटिंग का लिखा हुआ है। रूसो है, किसने कहा है बच्चा एक ऐसी पुस्तक है जिसे अध्यापक पृष्ठ दर पृष्ठ अध्यापक को पढ़ना चाहिए, रूसो। उसके बाद मौर्य मोंटेसरी, शिक्षा मनोविज्ञान का जितना अधिक समझता है, शिक्षक मनोविज्ञान को जितना अधिक समझता है उतना ही अधिक जानता है कैसे पढ़ाया जाए, बिल्कुल सही है। शिक्षा और प्रयोगशाला है, शिक्षा और लोकतंत्र की बात है। किस महान चिंतक के शब्दों में आदर्शवादी पाठचर्या का रूप सर्वांगीण शिक्षा है, अरविंदो, बहुत बड़ी बात है। बौद्ध विहार में शिक्षा प्रदान करने की विधियाँ क्या थी, अध्यापक छोटे समूह में, व्याख्यान और चर्चा। स्वामी विवेकानंद, वेदांत दर्शन। किसने कहा शिक्षा समाज सुधार के जन आंदोलन का रूप होना चाहिए, विवेकानंद। शिक्षा के गरीबों हमें जीवन और दुनिया से जोड़ती है, रविन्द्रनाथ टैगोर। और गांधी जी के शिक्षा के प्रति सामाजिक परिवर्तन, फ्रांस की क्रांति के नारे, अरविंदो बहुत प्रभावित हैं फ्रांस की क्रांति से। नैतिक और धार्मिक पाठ्य पुस्तकें, अरविंदो। लड़कों को नैतिक और धार्मिक बनाने का प्रयास करना मिथ्याभिमान और भ्रम है, और ठीक इसके विपरीत गांधी कहते हैं पहले उसी की शिक्षा देनी चाहिए। तो यहाँ कंट्राडक्टरी भी देखिए। नैतिक प्रशिक्षण अरविंदो का है, 42। 43 जे कृष्णमूर्ति हैं, 44 जे कृष्णमूर्ति हैं, सारे लोगों को मैंने ले आया हूँ। 45 जे कृष्णमूर्ति हैं, 46 जे कृष्णमूर्ति हैं, 47 जे कृष्णमूर्ति हैं, 48 अगर हम बच्चों के जीवन में सामाजिक तत्व को निकाल दें तो वह केवल एक कल्पना मात्र बनकर रह जाता है, जॉन डीवी। 49 जॉन डीवी। 50 वाइतोगस्की, किसने कहा है भाषा शिक्षा का आधार है। तो इस तरह से ये बहुत ही काम का रट ही जाइए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि समय तो कम है। मॉक टेस्ट 8 में कोई शिकायत नहीं आई है फिलहाल, तो मैं ये चाहता हूँ कि किसी ने कहीं कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 75 क्वेश्चन का था, तो इसको अगर इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न हो तो बात कर लीजिए, चूँकि सब पढ़ाया हुआ है। बता ही देता हूँ किस दार्शनिक का विचार है कि शिक्षा मानव विकास के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, तो ह्यूमन डेवलपमेंट पे रूसो। 19वीं शताब्दी के अंदर एडवर्ड थॉर्नडाइक जो बहुत जानवरों पर प्रयोग किए हैं। सफल शैक्षिक प्रथा वैज्ञानिक विधियों से का आवेदन से, उसके एप्लीकेशन से विकसित होती है, ठीक है। मानव विकास के अध्ययन आनुवांशिक, क्षैतिज और लंबन दोनों होता है। स्वतंत्र भारत की शिक्षा नीति कट्टरपंथी पुनर्गठन का आह्वान करता है। अब देखिए एक टर्म है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत की किस शिक्षा नीति में कट्टरपंथी पुनर्गठन का आह्वान करता है। तो कट्टरपंथी का मतलब क्या है कि कहीं न कहीं ट्रेडिशनलिज्म को ऑर्गेनाइज करता है,
चूंकि ये शब्द कई परीक्षाओं में पूछ दिया तो बच्चे घबरा जाते हैं, तो कोठारी आयोग ने कहा था कि कहीं ना कहीं इंडोजेनस एजुकेशन को वो जगह देता है भारतीय शिक्षा पद्धति को, भारत के शिक्षा के विकास को नकारता नहीं है, क्योंकि अंग्रेज तो नकारते रहे। और ये पहला शिक्षा आयोग है प्राथमिक स्तर का, क्योंकि इससे पहले मोदलियार और यूनिवर्सिटी कमीशन है। तो कट्टरपंथी पुनर्गठन उसी का शब्द है, किसी ट्रांसलेटर से गलती हुई होगी। तो मैं कुछ सवाल कि कुछ ऐसे रखता हूँ टर्म जो परीक्षा के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। बौद्धिक विकास ग्रीक है, मुझे 1 दर्जन बच्चा दे दो, वाटसन ने कहा था कि जो चाहो बना दूंगा। तो इसका मतलब है इन्वायरमेंटलिस्ट हैं ये, पर्यावरण सब कुछ है, वातावरण सब कुछ है। सहशिक्षा का कोएड का मतलब है नहीं करेंगे, लड़कियों को ज़्यादा प्राथमिकता नहीं, जब इक्वली ग्रोथ करने का दें, ठीक है, व्यक्तिगत समाज बनाने में, ठीक है, अच्छाई पढ़ाई का विकास करता है। 4 शिक्षा प्रणाली यथार्थवादी। 12 गहन अध्ययन, महात्मा गांधी किस तंत्र की गतिविधि द्वारा शिक्षा कर के सीखने की। किसने कहा है कि व्यवहार के उलट करने पे आप लगभग हमेशा सही करेंगे, समान व्यवहार के उलट करने पे। तो सारा प्राकृतिक रूसो का है, रूसो नकल के खिलाफ है, तो इसीलिए उसी लाइन पे ये सेट है। बड़ा टेढ़ा क्वेश्चन बन गया, किसने कहा समान व्यवहार, जनरल व्यवहार से उलट आप करेंगे तो हमेशा सही करेंगे। दिखने में लगता है अरे ये तो पागल की तरह कर रहा है, लेकिन जनरल व्यवहार एक नकल है, वहाँ प्रकृति एब्सेंट है और रूसो को पसंद ही नहीं है जहाँ प्रकृति एब्सेंट हो, और न टैगोर को पसंद है। भारत में प्रकृतिवादी नहीं है। तो 3 किसके दर्शन की प्रकृति नहीं है? 3 17 का 3 18 का 1 धार्मिक शिक्षा के प्रखर समर्थक आदर्शवादी होते हैं, याद रखिएगा। 20 3 21 3 22 3 23 फिर आ गया रूसो का स्टेटमेंट, इसमें रिपीट हो गया है। चलिए रिपीट होता है तो अच्छी बात है। 24 भाषा, 25 धर्म, 26 4 27 2 28 2 29 4 अनिवार्य शिक्षा की अवधारणा तो भारत में अरबिंदो ने की थी। विद्यार्थी का भावनात्मक समावेशन सभी से शिक्षा के डाल्टन प्रणाली होलन फुर्स्टन द्वारा विकसित की गई थी। 33 3 34 2 35 1 36 1 37 1 38 सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है इंडियन फिलॉसफी। 39 2 40 2 41 4 42 2 43 2 44 ठीक है, सभी सही है। 45 3 46 मल्टीमीडिया पैकेज में एक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के लिए क्या उपयोग में आता है? तो चार्ट से क्या करते हैं? अब एक से अधिक ज्ञानेंद्रिय, फिल्म स्लाइड ये सब ब्लाइंड के लिए किसी काम का नहीं है, टेलीविज़न किसी काम का नहीं है। तो चार्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको आप देखते हैं, टीचर समझाता है, समझते हैं, सुन देख सब सकते। तो चार्ट का यूज मल्टीमीडिया पैकेजिंग में करना चाहिए। थोड़ा ये भी टेढ़ा क्वेश्चन है। त्रिध्रुवीय प्रक्रिया डीवी ने कहा था, वही स्कूल बच्चा और टीचर। शिक्षा जीवनोमुखी है। 3 द एजुकेशन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लेखक पुस्तक नहीं है ये, लेकिन ट्रेंड है पूछ देने का। जैसे एमिल पुस्तक नहीं है रूसो की, वो आर्टिकल था, तो आज के पुस्तक के रूप में है, इसलिए वो लेख किसका है ये भी पूछ सकता है, या किसने कहा है तो महात्मा गांधी। 50 2 51 1 52 ठीक है। 53 2 54 ठीक है। बहुत बड़ी बात है कि किसकी अनुपस्थिति में कोई राष्ट्र प्रगति नहीं कर सकता है, तो आर्थिक। 55 2 ठीक है। 56 4 57 1 बहुत अच्छा है। 58 का टैगोर का सभी समस्याओं के हल की ओर ले जाने वाला सबसे बृहद मार्ग शिक्षा है, तो टैगोर का है।
59 1 60 2 61 3 62 सात्रे, ये बहुत बड़ा फिलॉसफर है, अस्तित्ववादी हैं, कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। किस दर्शन के अनुसार वासना और तृष्णा मनुष्य की समस्याओं के मूल में? तो बौद्ध। ठीक है, 63 2 64 3 65। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अगर इसमें बौद्ध भी पूछता है कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है, तो इनसे मुक्ति या निर्वाण ही है। दोनों में अंतिम लक्ष्य ही होगा, कारण अलग हो सकता है। जैन और बौद्ध में मौलिक अंतर समझिए। क्वेश्चन जैन से ज़्यादा पूछता है कि जैन जीव में, सजीव में और निर्जीव में, दोनों में आत्मा की कल्पना करता है। पहली बात कि दोनों में वो आत्मा देखता है, जैन धर्म ही ऐसा है। और ये उसका मानना है कि दोनों के मिलने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वो ऊर्जा कहीं ना कहीं सृष्टि का निर्माण करती है। दूसरा मैं बता चुका हूँ, जैनिज्म का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे हम आज के डेट में वैज्ञानिक दृष्टि से अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उसमें जैनिज्म का सबसे बड़ा योगदान है। क्या? तो स्यादवाद उनका जो कॉन्सेप्ट है, उसका अंग्रेजी में मतलब होता है इट बी इट नॉट बी, मे बी मे नॉट, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं संजय कुमार हूँ, और नहीं भी हो सकता हूँ। ये डिबेट होगा, तो डिबेट होने के बाद हमारा असली परीक्षण हो सकता है। अभी मैं दिल्ली में हूँ, नहीं भी हूँ, कोई मान लेगा कोई नहीं मानेगा, तो डिबेट का मैटर हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि शिक्षा में इसका बहुत बड़ा योगदान है कि कोई भी मनुष्य को किसी चीज़ पे विश्वास आंख मूंद कर करने की पूरी आज़ादी है, और किसी मनुष्य को किसी के भी पर विश्वास न करने की भी आज़ादी है। लेकिन दोनों केस में उसको दोनों रास्ते से गुजरेगा तो परफेक्ट रास्ता पाएगा। जब कोई चारा नहीं तो विश्वास करना होगा और देखना होगा कि कसौटी पे कसना होगा कि हाँ, तब जाके उस बारे में, उस व्यक्ति के बारे में ठीक धारणा बनेगी। तो शिक्षा में ये बड़ा योगदान है जैनिज्म का। बुद्ध का है कि बहुत ही नैतिक दर्शन है, बहुत ही मनुष्य को मजबूत करने का दर्शन है। क्योंकि जैनिज्म एक परंपरा से आई है, जैनिज्म एक अपने ऐतिहासिकता को जोड़ती है ऋग्वेद से लेकर। ठीक है, महावीर ने उसकी स्थापना की, जीनो काला है, लेकिन उसमें बहुत सारे ट्रेडिशन हैं, उसकी बात है। मतलब जैन के महावीर इनोवेटर नहीं है। 4 चीज़ तो पार्श्वनाथ के दिए हुए थे, इन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा, लेकिन बुद्ध हर चीज़ के इनोवेटर है। तो कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षा बहुत डिस्कोर्स में चली जाती है, और उनके कुछ शिष्य ऐसे हुए नागार्जुन तक जो मेटाफिजिक्स तक चले गए। तो दोनों के अपने महत्व हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में देख लीजिएगा। कंप्यूटर के बारे में है, ठीक है, पढ़ा चुका हूँ सब कुछ। 68 का 3, 69 का एरिक्सन। डिलिबरेट प्रैक्टिस सदैव याद रखिएगा। एरिक्सन अभी सबसे सुपर हिट हीरो है। 70 अलग गुजर गए कोरोना में ही। बृहद संप्रेषण 2, 71 3 दोनों हैं, क्लार्क और थारसन। 72 मूलर, 73 जेवी वॉटसन, 74 3, 75 रचनात्मक विकास। अब देखिए पुरस्कार का लाभ क्या है। बहुत जगह प्रोत्साहन लिख दिया जाता है, नहीं, प्रोत्साहन है, खारिज नहीं कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक बात सदैव याद रखिए कि सबसे एक्यूरेट के पास जाना है, गलत होते हुए भी कौन सबसे सत्य है। तो रचनात्मक विकास उससे मिलता है, वो प्रोत्साहन से ही कन्वर्ट होता है रचनात्मक विकास। तो क्रिएटिविटी उसमें जो डेवलप हुआ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, न कि प्रोत्साहन यूजलेस हो गया। तो ये सदैव याद रखिए कि रचनात्मक डेवलपमेंट उसमें बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे फंसते हैं। अगर प्रोत्साहन कोई कह देगा और हमसे लड़ने लगेगा कि नहीं सर होता है, काहे नहीं प्रोत्साहित होता है। तो प्रोत्साहित शिक्षा किस चीज़ से रोकती है? लालच से।
ये लालच जो आप ये प्रोत्साहन बता रहे हो लालच है कि बच्चा मैं ये काम कर लोगे तो टॉफ़ी दूंगा। हालांकि मैं एक घोषणा करना चाहता हूं कि अब से 15 तारीख तक, 16 तारीख के बाद 17 से मॉक टेस्ट डेली होंगे, उसके रिजल्ट बनाए जाएंगे और जो शिक्षक अच्छा करेंगे उनको मैं भी प्रोत्साहन दूंगा। मैंने तय किया है कि मौर्य मॉन्टेसरी की किताब आपको भेजी जाए जो शिक्षक सदैव याद रखें, या पंचतंत्र की कहानियाँ। चूँकि एग्ज़ाम के बाद आपसे मुझे एक काम कराना है कि हर कोई अपने स्कूल में जितना हो सके, पंचतंत्र बहुत सस्ती किताब है, नेशनल बुक ट्रस्ट का, और लोगों का गप है, वो पंचतंत्र और मौर्य मॉन्टेसरी हर स्कूल में चाहिए। टीचर वो पढ़े, अगर लाइब्रेरी में है तो बढ़ाइए, और बच्चों को पंचतंत्र पढ़ाइए। तो ये आंदोलन मैं लाइब्रेरी का शुरू करने वाला हूँ बिहार में। मुझे अपने गांव से इसकी शुरुआत करनी है कि जब तक लाइब्रेरी नहीं होगा लोग पढ़ेंगे नहीं। और मौर्य मॉन्टेसरी को मैंने बार बार बताया कि अकेले पढ़ लेना तो गांधी भी पढ़ लेते हैं, रूसो, सबको निचोड़ वो निकाल देती है मोटा मोटी। विद्वान तो बनाना नहीं है किसी को। और पंचतंत्र इतना दिमाग खोलता है, आपको जान के हैरानी होगी कि सिविल सर्विस तैयारी करने वाले को सबसे पहले मैं पंचतंत्र कहता हूँ पढ़ने के लिए। आपको ये भी जान के खुशी होगी कि जब ओबामा आया था पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति, तो इंडिया के पार्लियामेंट में उसने बोला था कि भाई पंचतंत्र जैसी चीज़ आपके सभ्यता में है, गांधी जैसी चीज़ तो है ही, पंचतंत्र है। तो एक सेकुलर किताब है, नहीं तो सारे धर्म की किताबें हैं। और पंचतंत्र से राजा महाराजा के बच्चों को ट्रेंड किया जाता था। जब ब्राह्मणिकल ऑर्डर में शिक्षा थी, ब्राह्मणवादी या द्विज जातियां जब शिक्षा केवल ग्रहण करती थी, तो पंचतंत्र ही था वो सारे होशियारी सिखाने का। तो अथाह कल्पना उससे उत्पन्न होती है, और उससे जितना बच्चा ऊर्जित होता है किसी चीज़ से नहीं। तो मैं 17 तारीख से करूँगा, चूँकि 2-3 दिनों के लिए मैं बिहार पहुँच रहा हूँ। एक तो घरेलू कुछ समस्या है और शादी है, और सेमिनार मुजफ्फरपुर में है, तो मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगा। संडे को सेमिनार है, मंडे को मैं आ जाऊँगा दिल्ली, और ट्यूसडे से मैराथन हम लोगों का शुरू होगा। और डेली हम लोग इस पे क्वेश्चन आंसर देंगे, और कोशिश करते हैं तब तक लाइव की व्यवस्था होगी तो संडे के संडे 5 घंटा 6 घंटा हम लोग लाइव थोड़ा डिस्कोर्स करें, खासकर हेडमास्टर के लिए कि कोई सब अगर नहीं लाइव मैं कर पाया तो आपसे बहुत सादर निवेदन है। 2, जिस टॉपिक में बीएड के अंदर आपको लगता है कि कुछ कमी रह गई, कुछ और पढ़ना है, अभी नहीं, पूरे सप्ताह का क्लास आने दीजिए, तब हमें लिखिए कि फिर से इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, और इस पर अलग से कुछ एमसीक्यू भी दे दीजिए ताकि वो अपना हो जाए। अगर आप में देखिए जनरल स्टडीज़ में हर कोई का, अगर जनरल स्टडीज़ में 100 नंबर है तो हर कोई का 30-40 सही होने जा रहा है, संभल के करेंगे तो, और 10-20 इस क्लास के सहयोग से भी हो जाएगा। 55 से आगे जनरल स्टडीज़ में बढ़ना बहुत रिस्क है, मैं वो रिस्क नहीं कहूँगा किसी को उठाने के लिए। एडुकेशन में जो अभी ट्रेंड देख रहा हूँ, आप लोगों की जो रुचि है, चूँकि सहज चीज़ है, आप पढ़ा रहे हैं, तो जिसमें सहज रुचि है, प्रतियोगिता परीक्षा कहती है, उसको खूब मजबूत कर दो। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कुछ गुरुवर ऐसे हैं जो अगर 50 है हेडमास्टर में, तो 42 से 45 हमारे गुरु सक्षम है करने को। बिल्कुल मैं दावे के साथ, हम लोग डिस्कस करेंगे, अगर परीक्षा समय पे हो गई तो 1-2 तारीख को क्वेश्चन भेजिएगा सब लोग। एडमिट कार्ड आते ही अपना रोल नंबर फ़ोटो दीजिए, ताकि हम भी चैनल पे दिखाएंगे कि आपका कितना आपने परिश्रम किया है। और डीएलएड में भी हमारे पास इतने अच्छे लॉट आए हैं कि 68 से 70-75 में लोग कर देंगे। जनरल स्टडी में वही कहानी होनी है, क्योंकि कितना भी पढ़ लीजिए जनरल स्टडी, ह्यूमन एरर होगा, मानवीय भूल होगी, समुंदर है। उससे फेमिलियर होने के लिए ही आपको 3 साल चाहिए,
इसलिए बार बार कहता हूँ कि जनरल स्टडीज़ में अपने बिहार को ठीक से समझिए, जो मटेरियल मैं भेजा हूँ उसको ठीक से पढ़िए, और कभी भी 50-55 से ज़्यादा के चक्कर में मत रहिए। 75 वाले एकदम 50 से नीचे के चक्कर में रहें, टारगेट लेके चले, आप टॉप कीजिएगा। और हेडमास्टर वाले 100 में 50, 52, 55 कर दिए, बहुत अच्छा है। चूँकि उसका इतिहास है कि सिविल सर्विस में 3 इतना वेराइटीज़ है उसमें, पॉलिटी में ही फंस जाइएगा। अब पूरा पॉलिटी अपने आप में इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हेडमास्टर में इकोनॉमिक्स इतना बड़ा सब्जेक्ट है, वो तो गनीमत है कि डीएलएड में इकोनॉमिक्स नहीं है। रीजनिंग है, मेंटल एबिलिटी है, मैथ्स है, बायोलॉजी है, टर्म है, कहीं भी फंस जाइए तो वो होना नहीं है। और कॉमन आदमी अगर 40 क्रॉस कर जाता है अपने शिक्षा वाले सब्जेक्ट में, हेडमास्टर, और जनरल स्टडी में वो भी 35-40 भी रहता है तो हो जाएगा, बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। डीएलएड वाले भी उसी रेशियो से करें, क्योंकि उनके पास 75-75 का विकल्प है तो चलेगा। डीएलएड का मैं 1 तारीख के बाद शुरू करूंगा इस ढंग का मैराथन। हाँ, डीएलएड को भी फ़ायदा होना ही है, क्योंकि सब चीज़ एक जगह मिल के पहुँच जाता है। बहुत माइनर डिफरेंसेस है कॉन्सेप्ट के लेवल पे, और बन जाए कॉन्सेप्ट तो क्या बुराई है। तो मैं डीएलएड वाले से भी गुजारिश करता हूँ कि चीज़ों को गंभीरता से ले, और बीएड वाले फटाफट, आपके पास 1 सप्ताह समय है, दे रहा हूँ, पूरी अपनी समस्या को एक आदमी भेज दीजिए, उस सबको क्लब करके, और 2-3 दिन के मैराथन में किला फतह आपका कराता हूँ। घबराइए नहीं, जहाँ किसी ढंग की भी दिक्कत हो, मटेरियल ये वो लिख के भेजिए, और भटकिए मत। दुनिया भर के फ्री यूट्यूब चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जिम्मेदार ने ढंग से न किया जाए। नए हैं, आपके बच्चे हैं, स्टूडेंट लोग हैं, कर रहे हैं, कुछ करने दिया जाए, लेकिन उन लोगों की बात को भी मत लाया जाए। सब अपना जीवन है सबका, हम लोग अच्छे कर रहे हैं, अच्छा करना चाहिए। तो जय हिंद। Contact email straightforwardclasses@gmail.com. Phone number 90130111749. WhatsApp 8800740094.